कैसे हो बच्चों? चलिए देखते हैं अभी शब्दार्थ। शब्दार्थ में देखिए सभी शब्दों के अर्थ हैं। तपस्विनी यानी तप करने वाली स्त्री, अचंभा यानी हैरानी, हठीला यानी जिद्दी, सर्वदमन यानी सबका दमन करने वाला, राजा दुष्यंत का पुत्र भरत, उज्जवल यानी चमका हुआ स्वच्छ, चक्रवर्ती यानी सम्राट, समुद्र तक पृथ्वी को जीतने वाला, तूतले वचन यानी अटपटे शब्द, ढीठ यानी जिद्दी, आचरण यानी व्यवहार, बड़भागी यानी बड़े भाग्य वाला, कुल यानी वंश, वृद्धावस्था यानी बुढ़ापा, जितेंद्रिय जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, नाहर यानी शेर, सिंह, देवपितर यानी देव और पूर्वज, विवाहिता यानी शादीशुदा स्त्री, परदेशी यानी दूसरे देश का, शकुंतल लावण्य यानी मिट्टी का सौंदर्य, वृत्तांत यानी वर्णन, हाल, मनोरथ यानी मन की कामना, इच्छा, ओट यानी आड़, अवरोध। इसी तरह फिर मुहावरे का अर्थ है बात पर कान नहीं धरना यानी अनसुना करना, धोखा खा जाना यानी सच्ची बात को न समझ पाना, मूर्ख बनना। आगे देखते हैं अभ्यास। तो इसमें प्रथम प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें प्रथम प्रश्न है, इस एकांकी के आधार पर बालक सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, सर्वदमन सुंदर, स्वस्थ और आकर्षक बालक है। उसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। उसका साहसी और निर्भय स्वभाव देखकर आश्चर्य होता है। सिंह शावक के साथ खेलने में वह जरा भी नहीं डरता। शावक की मां सिंहनी का भी उसे भय नहीं है। वह इतना हठी है कि तपस्विनियों के समझाने पर का उस पर कोई असर नहीं होता। उसके हाथ में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण हैं। उसे खिलौनों से स्वाभाविक लगाव है। दूसरा प्रश्न है, सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते थे? तो उसका उत्तर है, सर्वदमन का साहस, निर्भयता और बालहट देखकर दुष्यंत बहुत आनंदित होते हैं। उनके मन में सर्वदमन के प्रति प्रेम उमड़ आता है। सर्वदमन के मुख पर अग्नि जैसी दमक देखकर उन्हें आश्चर्य होता है। उन्हें लगता है कि यह निश्चय ही किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। बालक के हाथ में चक्रवर्तियों जैसा लक्षण और उसकी कमल जैसी हथेली देखकर वे आनंद और आश्चर्य में डूब जाते हैं। सर्वदमन के हाथ से सिंह शावक छुड़ाते समय वे बालक के हाथ का स्पर्श कर अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं। वे सोचते हैं कि जब उन्हें इतना सुख होता है तो जिस भाग्यवान का यह बेटा है उसे कितना सुख होगा। इस प्रकार सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में तरह तरह के विचार आते थे। दूसरा प्रश्न है, इस एकांकी में निम्नलिखित पात्रों में अंतर्निहित मूल्य बताइए। यानी इसमें जो पात्र दिए गए हैं, दो है दुष्यंत और सर्वदमन। इसके मूल्य क्या क्या हैं ये बताने। तो पहला देखते हैं दुष्यंत। राजा दुष्यंत कोमल हृदय के व्यक्ति हैं। बालक सर्वदमन की बाल चेष्टाएं उन्हें मुग्ध कर देती हैं। उसके प्रति राजा के मन में स्नेह उमड़ने लगता है। वे सोचते हैं कि यह उनका पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। फिर ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनसे सिद्ध हो जाता है कि बालक सर्वदमन उन्हीं का पुत्र है। तब दुष्यंत के आनंद की सीमा नहीं रहती। उनका पितृ हृदय वात्सल्य से भर जाता है। फिर दूसरा है सर्वदमन के बारे में देखते हैं। तो सर्वदमन असाधारण बालक है। आश्रम की तपस्विनियां उसे सिंह शावक को छोड़ देने के लिए समझाती हैं, पर वह उनकी बात नहीं मानता। दुष्यंत से वह जरा भी परिचित नहीं है, फिर भी वह उनके कहने पर सिंह शावक को छोड़ देता है। उसकी सूरत भी दुष्यंत की सूरत से मिलती है। अपराजित नामक रक्षा सूत्र भी प्रमाणित कर देता है कि सर्वदमन दुष्यंत का ही पुत्र है। इस प्रकार पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे से अनजान हैं, फिर भी उनके बीच पिता पुत्र जैसी भावधारा बहने लगती है। प्रश्न नंबर 3 है, इस परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार एक अच्छा जंगल जैविक भंडार घर होता है। यह हजारों प्रजातियों के पौधों को उगाकर रखता है जो बाद में चलकर बहुमूल्य हो जाते हैं और जिनकी हमें, अगर हम जंगल को एक सीमा से भी ज़्यादा छांटना यानी काटना या ख़त्म करते हैं तो वे चीज़ें भी नष्ट हो जाती हैं जिनकी हमें कभी भी बहुत ज़रूरत हो सकती है। वह एक संभवित पौधा खाने की औषधीय वस्तु या कोई उपयोगी चीज़ बनाने में इस्तेमाल होने वाली कोई ज़रूरी वस्तु में से कुछ भी हो सकता है। चलिए इसके प्रश्न देखते हैं।
प्रथम प्रश्न है, एक अच्छा जंगल क्या कहलाता है? तो एक अच्छा जंगल जैविक भंडार घर कहलाता है। फिर दूसरा प्रश्न है, जंगल को ज़्यादा छांटने या खत्म करने से क्या नुकसान होता है? तो जंगल को ज़्यादा छांटने या खत्म करने से अत्यंत उपयोगी और ज़रूरत के समय काम आने वाली बहुमूल्य वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं। तीसरा प्रश्न है, इस परिच्छेद का उचित शीर्षक दीजिए। तो इसका उत्तर है, उचित शीर्षक इसका होगा जंगल की सुरक्षा हमारा कर्तव्य। प्रश्न नंबर 4 है, पर्यायवाची लिखिए। तो जंगल का पर्यायवाची है वन, घर का पर्यायवाची है गृह या आवास, और तीसरा है बहुत, उसका पर्यायवाची होगा अधिक। प्रश्न नंबर 5 है, इस परिच्छेद आधारित 2 सवाल बनाइए। इसके आधारित आपको 2 सवाल बनाने हैं अपने से। तो पहला में से बना सकते हैं, जंगलों की सुरक्षा क्यों आवश्यक है? और दूसरा प्रश्न है, जंगल हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? अभी प्रश्न नंबर 4 है आगे, सोच अपनी अपनी। इसमें आपको कौन सा टीवी प्रोग्राम अच्छा लगता है, क्यों? 10-15 वाक्यों में वर्णन कीजिए। आप अपने कोई भी पसंदीदा जो सीरियल है उसके बारे में बता सकते हैं, टीवी प्रोग्राम के बारे में। फिर दूसरा प्रश्न है, कक्षा में पढ़ाई कर रहे हो और धरतीकंप आ जाए तो आप क्या करेंगे? देखिए, ये जो टीवी प्रोग्राम है उसमें आप अपने शब्दों में आपका जो भी पसंदीदा प्रोग्राम हो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। और कक्षा के बारे में बताते चलिए मैं अपने शब्दों में दोनों प्रश्नों के उत्तर दे देती हूँ। आजकल टीवी के विविध चैनलों पर कई प्रोग्राम दिखाए जाते हैं। सीआईडी, क्राइम पेट्रोल, रसोई शो, सास बिना ससुराल, समाचार बड़े अच्छे लगते हैं और कई सारे। तो ऐसे ही इसमें एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी प्रोग्राम बहुत लोकप्रिय है। तो इनमें से तारक मेहता का उल्टा चश्मा नामक कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है। यह स्वच्छ पारिवारिक कार्यक्रम है। इसमें गोकुलधाम सोसाइटी के सभ्यों के जीवन से संबंधित विविध प्रसंगों और घटनाओं का सुंदर चित्रण किया गया है। जेठालाल, दयाबेन, डॉक्टर हाथी, बबीता जी, सोढ़ी और टप्पू सेना आदि पात्रों का अभिनय जानदार है। ऐसे जो इस सीरियल में जो दिखाए जाने वाले सभी प्रसंग सुरुचिपूर्ण एवं शिष्ट होते हैं। विविध प्रसंगों में हास्य रस सहज ढंग से निष्पन्न होता है। सब प्रसंग बहुत ही मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद होते हैं। इसलिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं कोई भी प्रोग्राम के बारे में। और दूसरा जो प्रश्न है कि भाई कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं और धरतीकंप आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो उसका उत्तर हम ऐसे लिख सकते हैं, कक्षा में पढ़ाई करते समय यदि धरतीकंप आ जाए तो मैं खड़ा होकर जोर से चिल्लाऊं, भागो भागो, जल्दी बाहर निकलो, धरतीकंप आया। और ऐसा चिल्लाते हुए साथियों के साथ में शाला भवन से बाहर आ जाऊंगा। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। और देखिए, आगे जो चित्र हमें दिखाई दे रहे हैं उसमें तीसरे में जो देवदूत थे वो निकल कर उन्हें कुल्हाड़ी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले सोने की दी और दूसरे में तीन तीन प्रकार की दे रहे हैं कुल्हाड़ियाँ। तो चलिए उसके ऊपर से हम एक कहानी बना सकते हैं जिसका नाम हम ऐसे रख सकते हैं, लकड़हारा और देवदूत। तो उसकी कहानी हम ऐसे लिख सकते हैं, एक लकड़हारा था। वह रोज जंगल में जाता, लकड़ियाँ काटता और उन्हें बाजार में बेच देता था। इन पैसों से ही उसके परिवार का गुजारा होता था। एक दिन लकड़हारा एक पेड़ पर चढ़कर उसकी एक डाल काट रहा था। पेड़ नदी के किनारे था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गई और नीचे नदी में जा गिरी। लकड़हारा पेड़ से उतरा पर उसे तैरना नहीं आता था, अतः उदास होकर वहीं बैठ गया। संयोग से एक देवदूत वहां से गुजरा। उसकी दृष्टि लकड़हारे पर पड़ी। उसने लकड़हारे से उसकी उदासी का कारण पूछा। लकड़हारे ने उसे नदी में अपनी कुल्हाड़ी गिरने की बात बताई। देवदूत ने कहा, तुम घबराओ मत, मैं नदी से तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल दूंगा। देवदूत ने पहले एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तब देवदूत ने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। लकड़हारे ने कहा, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अंत में देवदूत ने लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। उसे देखकर लकड़हारा खुशी से चिल्ला उठा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवदूत लकड़हारे की ईमानदारी पर बहुत खुश हुआ। उसने सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी लकड़हारे को इनाम के रूप में दे दी। ठीक है, ऐसे हम लिखेंगे। फिर भाषा सज्जता आगे है, इसमें विशेषण विशेषण है वो संज्ञा। देखिए इधर जो ये गुलाबी रंग का जो घेरा है उसमें देखिए उसकी व्याख्या दी गई है।
परिभाषा दी गई है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण, संख्या, मात्रा, परिमाण बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। तो इसमें चलिए विशेषण हम देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और उनमें प्रयुक्त गाढ़े शब्दों पर ध्यान दीजिए। तो सूरत ऐतिहासिक नगर है, तो ऐतिहासिक वह विशेषण है। परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं रहता, तो परिश्रमी वह विशेषण है। हमने बाजार में 2 लीटर दूध खरीदा, इसमें 2 लीटर है वो भी विशेषण है। छात्रालय में 20 छात्र हैं, तो 20 शब्द है वो भी विशेषण है। और वे लड़के खेल रहे हैं, तो वे है वो भी विशेषण है। उपर्युक्त वाक्यों में ऐतिहासिक, परिश्रमी, 2 लीटर, 20 आदि शब्द गुण, संख्या, मात्रा, परिमाण बताते हैं। ये सभी गाढ़े शब्द किसी न किसी रूप में वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता का बोध करा रहे हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण, संख्या, मात्रा, परिमाण बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। तो आप विशेषण तथा उसके प्रकार पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण पहचान कर उनके प्रकार लिखिए। तो देखिए, इसमें ओम चतुर लड़का है, पहला जो है, तो ओम चतुर लड़का है, तो इसमें जो कौन सा शब्द है जो वो विशेषण है, चतुर। ओम कैसा लड़का है, चतुर है। तो ओम के बारे में हमें उसकी विशेषता और बताता है चतुराई, ठीक है ना। तो चतुर है वो गुणवाचक विशेषण है। फिर आगे है श्याम 20 किलो आटा लाया। तो इसमें जो 20 शब्द है, 20 किलो शब्द आटा लाया, लेकिन कितना, 20 किलो। 20 किलो शब्द है वह परिमाणवाचक विशेषण है। इसका ये परिमाण यानी ये वजन दिखाता है। और फिर सानिया बाजार से थोड़ी चीनी लाई। तो सानिया बाजार से कितनी चीनी लाई, थोड़ी। तो थोड़ी शब्द है वो परिमाणवाचक विशेषण, वह भी परिमाण बताता है। तो परिमाण है वाचक शब्द है कुछ, ठीक है, सॉरी थोड़ी। आगे है साहिल के पास 10 रुपये हैं। तो साहिल के पास कितने रुपये हैं, 10। तो 10 है वो संख्यावाचक विशेषण है, वो संख्या दिखाते हैं ना 10, इसलिए तो वो संख्यावाचक विशेषण है। तो 10 शब्द है वो विशेषण है। आगे कुछ लड़के उद्यान में खेल रहे हैं। तो इसमें जो शब्द है कौन सा है, कुछ। कुछ शब्द है वो लड़के उद्यान में खेल रहे हैं, लेकिन कितने, तो कुछ। इसमें कोई संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए इसका नाम है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें जो संख्या नहीं पता है ना, इसलिए अनिश्चित। अगर निश्चित संख्या है तो उसमें निश्चित भी लिख सकते हैं कि सिर्फ संख्यावाचक भी चलेगा, लेकिन इसमें अनिश्चितता है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आगे है निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। तो इसमें है सानिया अच्छी लड़की है, सानिया कोमल से अच्छी लड़की है, सानिया कक्षा में सबसे अच्छी लड़की है। तो देखिए इसमें विशेषता है, विशेषण शब्द है, लेकिन उसमें देखिए कई सारी आगे विशेषण अच्छा है उसको भी 3 प्रकार से इसका प्रयोग किया गया। उपयुक्त वाक्य में अच्छा विशेषण का प्रयोग 3 प्रकार से किया गया है, ठीक है। वाक्य में केवल सानिया की विशेषता पहले में दिखाई गई है, क वाले में। फिर ख वाले में वाक्य में सानिया और कोमल की तुलना करके सानिया को कोमल से अच्छी बताने के लिए बताया गया है। और ग में वाक्य में सानिया को कक्षा में सबसे अच्छी बताने के लिए कहा गया है। तो उपयुक्त विधानों से यह स्पष्ट है कि विशेषण शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्द की सामान्य विशेषता बताने के लिए, फिर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं की तुलना करने के लिए, उनमें एक दूसरे से कम ज़्यादा बताने के लिए, और 2 से अधिक संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं की तुलना करके उनमें से किसी एक को सबसे कम या सबसे ज़्यादा बताने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें निम्नलिखित विशेषणों का 3 प्रकार से वाक्य में उपयोग कीजिए। जिस प्रकार आगे हमको दिखाया गया है इसी प्रकार। तो चलिए सुंदर के बारे में देखते हैं। तो इसमें पहला वाक्य बनेगा मल्लिका सुंदर लड़की है। दूसरा बनेगा निधि मल्लिका से सुंदर लड़की है। और तीसरा बनेगा निधि सबसे सुंदर लड़की है, ठीक है। फिर अभी दूसरा शब्द है बड़ा। तो गीता भवन बड़ा मकान है। दूसरा वाक्य ऐसे बनेगा गीता भवन राम भवन से बड़ा मकान है। और तीसरा वाक्य बनेगा गीता भवन मोहल्ले में सबसे बड़ा मकान है। इसी प्रकार तीसरा जो शब्द है मेहनती, उसके लिए प्रथम वाक्य बनेगा रोमिल मेहनती लड़का है। दूसरा वाक्य बनेगा रोमिल साहिल से मेहनती लड़का है। और तीसरा वाक्य बनेगा रोमिल कक्षा में सबसे मेहनती लड़का है। फिर ऐसे ही चौथा शब्द है चालाक। तो चालाक के बारे में पहला शब्द हम लिखेंगे
रूपा चालाक लड़की है। और दूसरा वाक्य बनेगा रूपा मोना से चालाक लड़की है। और तीसरा वाक्य बनेगा रूपा कक्षा में सबसे चालाक लड़की है। इस प्रकार हम 3 प्रकार के वाक्य देखे हमने बनाए। आगे है लिंग परिवर्तन। तो लिंग परिवर्तन में देखिए इसमें अच्छे से समझाया गया है कि निम्नलिखित लिखित शब्द पढ़िए और समझिए। तो सूत का सूता, प्रिय का प्रिया, आचार्य का आचार्या और भवदीय का भवदिया, छात्र का छात्रा, शिष्य का शिष्या। इस प्रकार देखिए पुल्लिंग शब्द के अंत में आ लगाने से स्त्रीलिंग बन गया है ना। इसमें ये जो ऊपर जो भी है इसमें जो सूत है तो है, तो ये सूत है वो पुल्लिंग है और सूता है वो स्त्रीलिंग है। तो इसी प्रकार सभी शब्द में आ लगे और ये लिंग परिवर्तन हो गया। दूसरे आगे देखिए टोकरा का टोकरी, दास का दासी, सखा का सखी, मटका का मटकी, कटोरा का कटोरी, रस्सा का रस्सी। इसमें कौन सा शब्द लगा है? ई शब्द। तो ये ई शब्द लगाने से पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग लिंग परिवर्तन हो गया। देखिए ऊपर यही बताया गया है। और आगे है मोर का मोरनी, शेर का शेरनी, भील का भिलनी, ऊँट का ऊँटनी, मजदूर का मजदूरनी, सिंह का सिंहनी। इसमें देखिए नी लगाने से इस प्रकार के शब्दों में अंत में नी प्रत्यय जोड़ने से, प्रत्यय यानी जो लास्ट में जुड़ता है अंत में जुड़ता है उसे कहा जाता है प्रत्यय। तो नी प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग बन गया। ये आपने देखा। आगे आगे देखते हैं पुजारी का पुजारिन, नाग का नागिन, पड़ोसी का पड़ोसिन, सांप का सांपिन, सुनार का सुनारिन, माली का मालिन। तो इसमें इन शब्द लगा है ना। देखिए इसमें लिखा है इस प्रकार पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बन गया। फिर है पंडित का पंडिताइन, ठाकुर का ठाकुराइन, गुरु का गुरुआइन। तो इसमें आइन शब्द प्रत्यय लगाने से ये जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बन गया शब्द। ठीक है, लिंग परिवर्तन हो गया। आगे है डिब्बा का डिबिया, बूढ़ा का बुढ़िया, बंदर का बंदरिया, कुत्ता का कुतिया। तो इसमें ईया शब्द आ का ईया हो गया ना, तो इससे पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग बन गए शब्द। आगे है नायक का नायिका, लेखक का लेखिका, गायक का गायिका और बालक का बालिका। इसमें अक शब्द है अंत में, तो अक में इका जोड़ने से स्त्रीलिंग बन गया। पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग लिंग परिवर्तन हो गया। तो चलिए आगे इन उदाहरण के आधार पर निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए। अभी हिरण का क्या होगा? हिरनी, शिक्षक का शिक्षिका, पंडित का पंडिताइन। आगे हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, इस प्रकार आपको ये शब्द है बनाने हैं।